1919 की एक बात, सादत हसन मंतो। ये 1919 ईस्वी की बात है भाईजान, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ सारे पंजाब में एजिटेशन हो रहा था। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। सर माइकल ऑडवायर ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के मातहत गांधी जी का दाखिला पंजाब में बंद कर दिया था। वो इधर आ रहे थे कि पलवाल के मुकाम पर उनको रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापस बम्बई भेज दिया गया। जहां तक मैं समझता हूं भाईजान, अगर अंग्रेज ये गलती ना करता तो जलियांवाला बाग का हादसा उसकी हुक्मरानी की स्याह तारीख में ऐसे खूनी वर्क का इजाफा कभी ना करता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके दिल में गांधी जी की बेहद इज्जत थी। सब उन्हें महात्मा मानते थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुंची तो सारा कारोबार एकदम बंद हो गया। यहाँ से अमृतसर वालों को मालूम हुआ, चुनाचे यूं चुटकियों में मुकम्मल हड़ताल हो गई। कहते हैं कि 9 अप्रैल की शाम को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जिला वतनी के ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे। वो उनकी तामील के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक अमृतसर में किसी हैजान खैज बात का खतरा नहीं था। लोग पुरअमन तरीके से एहतजाजी जलसे वगैरह करते थे, जिनसे तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूँ। 9 को रामनवमी थी। जलूस निकला, मगर मजाल है जो किसी ने हुक्काम की मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया हो। लेकिन भाईजान, सर माइकल अजब औंधी खोपड़ी का इंसान था। उसने डिप्टी कमिश्नर की एक ना सुनी। उस पर बस यही खौफ सवार था कि ये लीडर महात्मा गांधी के इशारे पर साम्राज्य का तख्ता उलटने के दर पे हैं, और जो हड़तालें हो रही हैं और जलसे मुनक्किद होते हैं, उनके पस ए पर्दा यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जिला वतनी की खबर आनन फानन शहर में आग की तरह फैल गई। दिल हर शख्स का मुकद्दर था। हर वक्त धड़का सा लगा रहता था कि कोई बहुत बड़ा हादसा बर्पा होने वाला है। लेकिन भाईजान, जोश बहुत ज़्यादा था। कारोबार बंद थे, शहर कब्रिस्तान बना हुआ था, पर इस कब्रिस्तान की खामोशी में भी एक शोर था। जब डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए कि मिलकर डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाएं और अपने महबूब लीडरों की जिला वतनी के अहकाम मनसूख कराने की दरख्वास्त करें। मगर वो ज़माना भाईजान दरख्वास्त सुनने का नहीं था। सर माइकल जैसा फिरौन हाकिम आला था, उसने दरख्वास्त सुनना तो कुजा, लोगों के इस इज्तिमा को ही गैर कानूनी करार दिया। अमृतसर, वो अमृतसर जो कभी आज़ादी की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज़ था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा काबिल फ़ख्र ज़ख्म था, आज किस हालत में है। लेकिन छोड़िए इस किस्से को, दिल को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि इस मुक़द्दस शहर में जो कुछ आज से 5 बरस पहले हुआ, उसके जिम्मेदार भी अंग्रेज़ हैं। होगा भाईजान, पर सच पूछिए तो इस लहू में जो वहाँ बहा है, हमारे अपने ही हाथ रंगे हुए नज़र आते हैं। खैर, डिप्टी कमिश्नर साहब का बंगला सिविल लाइंस में था। हर बड़ा अफसर और टोड़ी शहर के इस अलग थलग हिस्से में रहता था। आपने अमृतसर देखा है तो आपको मालूम होगा कि शहर और सिविल लाइंस को मिलाने वाला एक पुल है, जिस पर से गुजरकर आदमी ठंडी सड़क पर पहुंचता है, जहां हाकिमों ने अपने लिए ये अर्जी जन्नत बनाई हुई थी। हुजूम जब हाल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घुड़सवार गोरों का पहरा है। हुजूम बिल्कुल ना रुका और बढ़ता गया। भाईजान, मैं इसमें शामिल था। जोश कितना था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन सब निहत्थे थे। किसी के पास एक मामूली छड़ी तक भी नहीं थी। असल में वो तो सिर्फ एक गरज से निकले थे कि इजतिमाई तौर पर अपनी आवाज़ हाकिम शहर तक पहुंचाएं और उससे दरख्वास्त करें कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दे। हुजूम पुल की तरफ बढ़ता रहा। लोग करीब पहुंचे तो गोरों ने फायर शुरू कर दिए। इसमें भगदड़ मच गई। वो गिनती में सिर्फ 20-25 थे और हुजूम सैकड़ों पर मुश्तमिल था। लेकिन भाई, गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरा तफरी फैली कि अलामा कुछ गोलियों से घायल हुए और कुछ भगदड़ में जख्मी हुए। दाएं हाथ को गंदा नाला था, धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। गोलियां चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा, हुजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी सड़क पर पड़े थे और पुल पर गोरे खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतई याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे
होश व आवाज पूरी तरह सलामत नहीं थे। गंदे नाले में गिरते वक्त तो मुझे कतई होश नहीं था। जब बाहर निकला तो जो हादिसा वकूह पजीर हुआ था उसके खद और खाल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख चिल्ला रहे हैं। मैं गंदा नाला उबूर करके जाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर दरवाजे के घड़ियाल पर मार रहे हैं। उसका शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मलिका का बुत तोड़े। दूसरे ने कहा, नहीं यार, कोतवाली को आग लगाएं। तीसरे ने कहा, और सारे बैंकों को भी। चौथे ने उनको रोका, ठहरो, इससे क्या फ़ायदा, चलो पुल पर उन लोगों को मारें। मैंने उसको पहचान लिया। ये थैला कंजर था। नाम मोहम्मद तुफैल था, मगर थैला कंजर के नाम से मशहूर था, इसलिए कि एक तवाइफ के वतन से था। बड़ा आवारागर था। छोटी उम्र में ही उसको जोए और शराब नोशी की लत पड़ गई थी। इसकी 2 बहनें शमशाद और अलमास अपने वक्त की हसीन तरीन तवाइफें थीं। शमशाद का गला बहुत अच्छा था। उसका मुजरा सुनने के लिए रईस बड़ी बड़ी दूर से आते थे। दोनों अपने भाई के करतूतों से बहुत नाला थीं। शहर में मशहूर था कि उन्होंने एक किस्म का उसको आग कर रखा है। फिर भी वो किसी न किसी हीले अपनी ज़रूरियत के लिए उनसे कुछ ना कुछ वसूल कर ही लेता था। वैसे वो बहुत खुशपोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बड़ा नफासत पसंद था। हंसोड़पन और लतीफ़ा गोई मिजाज में कूट कूट के भरी थी। मिरासियों और भांडों के सोकियानापन से बहुत दूर रहता था। लंबा कद, भरे भरे हाथ पांव, मजबूत कसरती बदन, नाक नक्शे का भी खासा था। पुरजोश लड़कों ने उसकी बात ना सुनी और मलिका के बुत की तरफ चलने लगे। उसने फिर उनसे कहा, मैंने कहा मत ज़ाय करो अपना जोश, इधर आओ मेरे साथ, चलो उनको मारें जिन्होंने हमारे बेकसूर आदमियों की जान ली है और उन्हें जख्मी किया है। खुदा की कसम, अब सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं, चलो। कुछ लड़के रवाना हो चुके थे, बाकी रुक गए। थैला पुल की तरफ बढ़ा तो वे सब उसके पीछे चलने लगे। मैंने सोचा कि माओ के ये लाल बेकार मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं फब्बारे के पास दुबका खड़ा था। वहीं से मैंने थैले को आवाज़ दी और कहा, मत जाओ यार, क्यों अपनी और उनकी जान के पीछे पड़े हो। थैले ने यह सुनकर एक अजीब सा कहकहा बुलंद किया और मुझसे कहा, थैला सिर्फ ये बताने चला है कि वो गोलियों से डरने वाला नहीं। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, तुम डरते हो तो वापस जा सकते हो। ऐसे मौक़ों पर बढ़े हुए कदम उल्टे कैसे हो सकते हैं, और फिर वो भी उस वक्त जब लीडर अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आगे जा रहा हो। थैले ने कदम तेज किए तो उसके साथियों को भी करने पड़े। हाल दरवाजे से पुल का फासला कुछ ज्यादा नहीं होगा, कोई 60-70 गज के करीब। थैला सबसे आगे आगे था। जहां से पुल का 2 रोया मुतवाजी जंगला शुरू होता है, वहां से 15-20 कदम के फासले पर 2 घुड़सवार गोरे खड़े थे। थैला नारे लगाता जब बंगले के आगाज के पास पहुंचा तो फायर हुआ। मैं समझा कि वो गिर पड़ा है, लेकिन देखा कि वो उसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। उसके बाकी साथी डर के भाग उठे हैं। मुड़कर उसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। उसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। पलटकर उसने गोरों की तरफ देखा और पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, नज़र तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफ़ेद बोस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे थे। वो और तेजी से बढ़ा, जैसे जख्मी शेर। एक और फायर हुआ। वो लड़खड़ाया, मगर एकदम कदम मजबूत करके वो घुड़सवार गोरे पर लपका और एकाएक न जाने क्या हुआ,